मेरे तरफ से सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए फटाफट इस वीडियो के साथ सभी लोग जुड़ जाए ताकि मैं इस वीडियो को जल्दी से शुरू कर सकूं। इसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी भाई बंधु हमारे वीडियो के साथ जुड़े हैं वो इस वीडियो को जम के लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें और अपने जितने सर्किल के भाई बंधु हैं सभी लोगों को इस वीडियो के साथ जोड़ने की कोशिश करें, ठीक है। क्योंकि अगर आप मिस करते हैं तो आप समझिए कि आप अपने ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि और एक चीज़ और, जो मतलब कि रेगुलर मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनको तो अब बेनिफिट पता चल गया होगा, ठीक है। एक लड़के ने मुझे मैसेज किया था कि मैथ और रीजनिंग का भी क्लास चलाइए, ठीक है। तो देखो भाई, मैथ का क्लास मेरे यूट्यूब चैनल पे प्ले लिस्ट में है, आप वहाँ से जाके देख लें, ठीक है। उसके बाद बचता है रीजनिंग, तो रीजनिंग का भी पैटर्न आपको लाया जाएगा, ठीक है। जैसे ये थोड़ा सा सिलेबस जाता है आगे तो आपको बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए ये स्पेशल चल रहा है। थोड़ा सा आगे जाएगा तो मैं रीजनिंग भी चालू कर दूंगा, ठीक है। लेकिन जहाँ तक है मैथ, तो आप मैथ का मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके प्ले लिस्ट से वहाँ से मैथ का क्लास देख लें, ठीक है। तो चलिए, तो अब क्या है, चलिए तो देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, गुलाम वंश पढ़ लिए थे। अब गुलाम वंश के बाद कौन सा आता है, खिलजी सॉरी खिलजी वंश, ठीक है। तो हम लोग क्या आज पढ़ेंगे, खिलजी वंश, ठीक है। तो ये 1290 से आपको 1320 ई तक था, ठीक है। कौन सा, खिलजी वंश 1290 से 1320 तक था। क्योंकि गुलाम वंश 1290 में क्या हुआ था, खत्म हो गया था और इसने यहाँ से ये अपना, तो रीजन ये था कि देखिए जो खिलजी वंश का संस्थापक है जिसका नाम क्या है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसके संस्थापक देखिए यहाँ लिखते चलेंगे, संस्थापक में आपका हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है। और ठीक है, तो ये इस वंश का क्या था, संस्थापक था, इस वंश का संस्थापक था। और इसका चला था ये मात्र ये आपका 1290 से 96 ई तक, 1296 ई तक ही शासन कर पाया था, ठीक है। आराम से समझते चलेंगे। तो कहने का मतलब था यह भी एक गुलाम वंश के अंतर्गत ही आ रहा था, क्योंकि ये क्या था, सेनापति था, ठीक है। लेकिन इसने दिमाग लगाया कि जब यह गुलाम वंश के अंतिम शासक की हत्या किया, अगर वो सोचा कि अगर मैं अभी इसके बाद अगर राजा बन जाता हूँ तो कैसे, मैं गुलाम वंश के ही गिनती में आऊँगा। तो इसने क्या किया कि इस मतलब कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कि इस अपना ही एक वंश का नाम रख दिया, अपने नाम पे ही एक अपना वंश का नाम रख दिया। तो इसका शासनकाल 1290 से 1296 तक चला था, ठीक है। तो आपको खिलजी वंश के संस्थापक पूछे तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी आप याद कर लें, ठीक है। अब यह पूछा जाता है कि किसने, जनता, देखिए ये एक उदार भाव का व्यक्ति था, ठीक है। यानी कि जनता को कष्ट नहीं देता था, बल्कि जनता के मतलब कि जनता के इच्छा से ही क्या करता था, ये अपना साम्राज्य चलाता था। कि जनता के इच्छाओं ठीक है, जनता के इच्छाओं के अनुरूप, ऐसे लिख ले, जनता के इच्छाओं के अनुरूप यह क्या करता था, शासन चलाता था, ठीक है। आराम से समझते चलेगा। क्योंकि एक यह उदार भाव का था, इसके अंदर ये नहीं था कि मुझे जनता को ज़्यादा कष्ट देना है, ठीक है। इसलिए जनता की इच्छा से ही ये चलाता था। लेकिन कहानी अब इसकी बदल गई कि इसने दक्षिण के तरफ अपना साम्राज्य फैलाना चाहा और दक्षिण के विजय के लिए इसने अपने भतीजा, दक्षिण के विजय के लिए अपने भतीजा, ठीक है, भतीजा, और प्लस में इसका वह दामाद भी था, ठीक है। क्या था, भतीजा भी था और इसका दामाद भी था, ठीक है।
क्या था, दामाद भी था। अपने भतीजा या अपने दामाद किसको, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी को भेजा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी को क्या किया, भेजा। ठीक है, तो मैं अब देखिए कहने का मतलब कि जैसे भी लड़के का डिमांड आता है मैं वैसे इस तरीके से फुलफिल कर रहा हूँ। पहले मैं एक एक पॉइंट लिखता था, अब थोड़ा सा पॉइंट को एब्रॉड करके लिख रहा हूँ। तो अब आप इस सेंटेंस को पूरा करके लिखें अपने नोट्स में, अगर नोट्स बना रहे हैं तो। ठीक है, तो क्या किया कि दक्षिण के विजय के लिए, ऐसा पूछा जाता है कि जलालुद्दीन ने दक्षिण के विजय के लिए किसे भेजा था, तो इसने अलाउद्दीन खिलजी को भेजा था, जो कि इसका भतीजा और प्लस में इसका क्या था, दामाद था। ठीक है, क्या था, इसका भतीजा प्लस इसका दामाद भी था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जब दक्षिण से युद्ध करके आया तो बहुत सारा धन दौलत लेके आया। ठीक है, बहुत सारा धन दौलत लेके आया, और यह क्या हुआ कि इलाहाबाद के किले पे ही रुक गया। ठीक है, यह दिल्ली के किले पर ना जाके इलाहाबाद के किले पे ही रुक गया। और यह चीज क्या था कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को अच्छा नहीं लगा, और वह सोचा कि क्यों ना, यह मेरा दामाद ही है, तो क्या हुआ, या भतीजा प्लस दामाद जो भी है, ये क्या हुआ, इससे हमें मतलब कि हिसाब किताब लेना चाहिए। ठीक है, तो यह क्या हुआ कि दिल्ली से इलाहाबाद किले पर अलाउद्दीन खिलजी से हिसाब लेने के लिए चला आया। मतलब कि जो युद्ध में लूट के लाए हो उसका हिसाब किताब लेने के लिए वह चला गया। और इसी बीच में अलाउद्दीन खिलजी ने हत्या कर दी। क्या कर दी, हत्या। माने अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज शाह की क्या कर दी, हत्या कर दी। यानी कि हिसाब लेने गया, लेकिन बेचारा भतीजा यानी दामाद अपने ससुर का ही या अपने चाचा का ही क्या किया, हत्या कर दिया। इसके बाद आता है कौन सा, ठीक है, एक सेकंड, इसके बाद शासनकाल आ जाता है आपको अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी का, तो अब हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखेंगे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, क्योंकि यह वंश ज़्यादा दिन तक शासन तो कर नहीं पाया। कब, 1290 से लेके 1320 तक ही चला। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी, इस वंश का सबसे मुख्य अगर देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी ही था। अलाउद्दीन खिलजी, देखिए तो इसका 1296 में क्या हुआ, मृत्यु हो गई। तो 1296 से लेकर 1316 तक, 1316 तक कौन, अलाउद्दीन खिलजी ही शासन किया। किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी ही शासन किया। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी का सबसे सुटेबल क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके बचपन का नाम क्या था, गुरसप्पा। क्या था, गुरसप। ठीक है, बचपन का नाम गुरसप्पा। ठीक है, देखिए अब क्या था कि इसको भी देखिए अलाउद्दीन खिलजी को भी अब ये दक्षिण की तरफ जाके जीत के मजा ले लिया था। इसको लगा कि अब मैं सबको हरा सकता हूँ। ठीक है, तो इसके भी दिमाग में आया कि मैं भी विश्व विजेता बनूं। किसके तरह, सिकंदर की तरह विश्व विजेता। ठीक है, सिकंदर की तरह विश्व विजेता। सिकंदर की तरह विश्व विजेता। ठीक है, विश्व विजेता बनने की इच्छा जताई। ठीक है, बनने की इच्छा जताई। इसी चलते इसे द्वितीय सिकंदर, ठीक है, इसी चलते इसे, ठीक है, द्वितीय सिकंदर या सिकंदरे शाहनी कहा गया है। सिकंदरे शाहनी भी कहा गया है। ठीक है, सानी लिख ली, सिकंदर सानी कहा गया है। ठीक है,
विश्व विजेता के ख्वाब रखने के चलते इसे क्या कहा गया, द्वितीय सिकंदर या सिकंदर शाहनी कहा गया है। आराम से समझते चले, ठीक है। इसके बाद इसने खलीफा को मान्यता दिया। किस चीज को? खलीफा को मान्यता दिया, जिसके चलते देखिए खलीफा को मान्यता दिया, खलीफा को क्या किया? मान्यता दिया। अब यहां से समझते चलेंगे, ठीक है। यह क्या था? एक तो राजा था, अलाउद्दीन खिलजी क्या था? एक राजा था। तो वह मतलब कि किसी धर्म को माने या ना माने इसकी कोई मतलब कि इसके ऊपर बॉन्डेशन नहीं थी। तो इसने अपने क्या किया? खलीफा को मान्यता दे दिया। प्लस में इसने एक नया धर्म चलाने की योजना बनाई, ठीक है। नया धर्म, ठीक है, नया धर्म चलाना चाहा। परंतु क्या हुआ कि उलेमान, ठीक है, परंतु उलेमान, ठीक है, उलेमा के कहने पर इसने मतलब कि नया धर्म क्या किया? नहीं लेके आया, ठीक है। नया धर्म लाने का निर्णय को क्या किया? बदल दिया, ठीक है। नया धर्म के निर्णय लाने के लिए निर्णय को क्या किया? बदल दिया, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि अब ये बेचारा कुतुब मीनार को देखा, ठीक है। मैंने वहां भी आपको बताया था। तो कुतुब मीनार को देखा और कुतुब मीनार को देखने के बाद इसने इच्छा जाहिर की कि मैं भी कुतुब मीनार के बगल में एक कुतुब मीनार बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन इसने गलती कर दिया। देखिए अब कोई भी चीज़ है अगर आपको बनाना है तो अगर मिस्त्री को दीजिए या जो जिस लेवल लाइक है उसको देना चाहिए। अब कुतुब मीनार बनाना है और इसने कह दिया सेनापति को कि तुम कुतुब मीनार बनाओ, ठीक है। तो अब वो कुतुब मीनार क्या बनाएगा, ठीक है, क्योंकि वो तो सेनापति है। अब यही कोई मिस्त्री या ठेकेदार या इंजीनियर को दिया रहता तो वो कुतुब मीनार बना दिया रहता, ठीक है। तो वो उसका सेनापति क्या हुआ कि नहीं बना पाया, ठीक है। वो कुतुब मीनार से छोटा ही बन पाया, ठीक है। तो कुतुब मीनार के प्रतिद्वंदी ठीक है, कुतुब मीनार के प्रति मीनार के रूप में इसने क्या बनवाया? तो इसने अलाई मीनार बनाया। क्या बनाया? अलाई मीनार, ठीक है। अलाई मीनार बनाया, ठीक है। अलाई मीनार बनाया, ठीक है, अलाई मीनार बनाया। अब आगे हम लोग देखेंगे इसके आगे कि यह क्या था कि एक मतलब कि कुछ मस्जिद का नाम लिख लेंगे, कुबतुल, ठीक है। ये कुतुबुल मस्जिद के प्रवेश द्वार पे इसने एक भव्य गेट बनवाया, ठीक है। अलाई दरवाजा नामक गेट बनवाया, ठीक है। इसके मेन गेट पर क्या? मेन गेट पर, ठीक है, क्या बनवाया? तो अलाई दरबार बनाया। अलाई दरबार बनाया, ठीक है। एक चीज और, अगर आपके एग्जामिनेशन हॉल में सवाल पूछा जाता है, अगर वो चीज अगर बनाने पे या किसी चीज पे तो और से अगर पूछता है तो आप मैक्सिमम अलाउद्दीन खिलजी ले सकते हैं, ठीक है। देख रहे हैं अलाई दरवाजा, अलाई मीनार, ठीक है, और ये सब तो अब यही चीज है, ठीक है। इसके बाद इसने मूल निर्णय के लिए बाजार प्रणाली लाया, ठीक है। तो पूछा जाता है कि बाजार प्रणाली, बाजार, देखिए ये सब पॉइंट में लिखवा रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो आपको मूल नियंत्रण के लिए बाजार प्रणाली कौन लाया, ये सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसने बाजार प्रणाली को चालू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने मूल नियंत्रण के लिए बाजार नियंत्रण को लाया, ठीक है।
ठीक है। इसके अलावे भी इसने क्या किया था, सामाजिक वितरण का भी सामाजिक वितरण की प्रणाली लाया। तो लिख ले सार्वजनिक और सार्वजनिक, ठीक है। सार्वजनिक माने कि सभी के लिए, ठीक है, वितरण प्रणाली, यहाँ प्रणाली लिख ले, लाया। ये दोनों चीज किसने लाया, इसने लाया। अलाउद्दीन, देखिए अब यहाँ पे हम मिटा के आगे चलते हैं। अब अलाउद्दीन से एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा जाता है कि घोड़े दागने की प्रथा, ठीक है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के समय ही घोड़े दागने की प्रथा भी आपको थी, ठीक है। ठीक है, क्या था, घोड़ा दागना, ठीक है। घोड़े दागने की प्रथा किसने चालू की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही चालू किया था। यह इसलिए लाया क्योंकि यह अपने घोड़े की पहचान कर सके। जैसे कहने का मतलब कि युद्ध में जब एक साथ सब लोग मतलब कि भीड़ जाते थे लड़ने के लिए, तो वहाँ पहचान में नहीं आता था कि कौन सैनिक मेरा है, कौन सैनिक बाहर का है, या कि कौन सा मतलब कि हाथी घोड़े मेरे तरफ का है, कौन से उधर के। तो इसने क्या किया कि घोड़े दागने की प्रथा स्टार्ट की। यानी कि कोई चिन्ह होगा जो कि जिससे अपनी पहचान बनती होगी कि हाँ यह मेरे मतलब कि घोड़ा है, ठीक है, मेरे तरफ का क्या है, घोड़ा है, ठीक है। चलिए, इसके बाद इसने कुछ नियम कानून के बारे में इसने शासक बने रहने के लिए 4 घोषणाएं की, ठीक है। शासक बने रहने के लिए, शासक बने रहने के लिए 4 घोषणाएं। देखिए, घोषणाएं की। अब रीजन क्या था कि सबको डर लगा रहता था कि कब मेरी सत्ता गिर जाए, ठीक है। तो इसने क्या किया कि इसलिए इसने 4 घोषणाएं किया। शासक बने रहने के लिए इसने 4 घोषणाएं की कि गुप्तचर, पहला गुप्तचर माने अस्थाई गुप्तचर रहेगा, ठीक है। अस्थाई गुप्तचर की स्थापना की, ठीक है, अस्थाई गुप्तचर की स्थापना की। दूसरा आपका दान में दिए गए भूमि को, जो दान में माने कि जो दान में भूमि दिया जाता था उसको खालसा भूमि में बदल दिया। खालसा भूमि यानी कि अब वह सरकारी भूमि, ठीक है, सरकारी भूमि। जो भी दान में दिया जाता था वह सब अब वो सब भूमि किस में आ गई, खालसा भूमि, यानी कि अब सरकारी भूमि हो गई। इसके बाद यह मद्यपान यानी कि नशा और शराब, ठीक है, नशा और शराब पर क्या किया, मतलब कि प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। चौथा इसने छोटे त्योहार और देखिए, छोटे त्योहार और अमीरों से मिलने पर और अमीरों से मिलने पर भी क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। रीजन इसका समझ लीजिए कि ये देखिए, अस्थाई का अगर गुप्तचर रहेगा तो सारी खबर क्या करेगा, राजा को बताएगा कि आपके मतलब देखिए, अगर यहाँ क्या था, ये भी समझ रहा था कि मैंने अपने ससुर या चाचा का हत्या करके मतलब कि राजा बना हूँ, तो कोई ना कोई मेरे प्रति भी षड्यंत्र रच रहा होगा। तो कोई छोटा मोटा इंसान तो षड्यंत्र रच नहीं रहा होगा, जब भी होगा तब मंत्री या कोई बड़ा आदमी ही कर रहा होगा। तो इसीलिए इसने कहा कि अगर अस्थाई गुप्तचर रख दूंगा तो वह सारा खबर क्या करेगा, मुझे बताएगा, ठीक है। दूसरा, खालसा भूमि यानी कि अगर वेतन के जगह भूमि अगर देते चले गए तो एक समय ऐसा आएगा कि मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, जिसके चलते खालसा भूमि को अपने मतलब कि अपने जो दान दिया गया था भूमि, उसको खालसा भूमि कर दिया, यानी कि सरकारी भूमि के अंडर में कर दिया, ठीक है।
इसके बाद नशा शराब पे भी प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। जिससे होता क्या था कि अब सभी लोग क्या करते थे, नशा कर लेते थे और ईद के समय में सो जाते थे या लड़ नहीं पाते थे ठीक से, ठीक है। ये सब सोच के इसने क्या किया, शराब या नशा को बंद कर दिया। अब वो सोचा कि अगर छोटे मोटे त्यौहार अगर हमारी प्रजा या सब कोई मनाएगा तो क्या चाहिए, सेना को भी छुट्टी चाहिए, प्लस में खर्चा भी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। इसलिए इसने इन सब चीज़ों पे क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। अब इसके समय में 4 प्रमुख कर के बारे में देख लेंगे, ठीक है। 4 प्रमुख कर के बारे में देख लेंगे, ठीक है। कौन सा, 4 प्रमुख कर, 4 प्रमुख कर के बारे में देख लेते हैं। पहला, ठीक है, पहला आपका जजिया, ठीक है। दूसरा जकात, ठीक है। तीसरा, ये सब चीज मैं पीछे बता चुका हूं, ठीक है। खम्स, खुम्स। चौथा खरात। इसके अलावा देखिए 4 नहीं 6 कर लीजिए आप, ठीक है। 6। पांचवा में आप लिख ले चरी, और छठा में घड़ी, ठीक है। अब जजिया कर के बारे में मैंने आपको बताया था कि यह गैर मुसलमानों से लिया जाता था। गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला टैक्स क्या कहता था, जजिया कर। इसके बाद जकात मैंने बताया था कि मुसलमानों से लिया जाता था, उसके इच्छा पर डिपेंड होती थी। लेकिन जजिया कर जबरदस्ती भी लिया जाता था, गैर मुसलमानकारों से जबरदस्ती लिया जाता था। जकात मुसलमानों पर डिपेंड होता था, उनको देना है या नहीं देना है, ठीक है। इसके बाद आता है खुम्स में क्या था कि ऐसा नियम लगाया गया कि युद्ध के समय सेना जो भी धन दौलत लूट के आएगी, ठीक है, जो भी धन दौलत लूट के आएगी उसका एक हिस्सा यानी कि 10% किसको, राजा को देना रहता था। लेकिन बाद में ये धीरे धीरे 80% तक चला गया था, लेकिन यहाँ तक आप जान ले कि 10% था, ठीक है। इसके बाद खरात मुसलमानों के भूमि कर पे डिपेंड था। यहाँ खरात जो है मुसलमानों के भूमि कर से लिया जाता था। चरी अगर आपके जानवरों, जो जानवर रखते थे और वो जब चराते थे सरकारी भूमि पे तो उनसे क्या होता था, टैक्स लिया जाता था। और घड़ी यानी कि घर पे भी आपका टैक्स लिया जाता था, ठीक है। तो ये आपका 5 प्रकार का है। या अगर आप लिखना चाहें तो ये गैर मुस्लिम, खम्बास, सेना द्वारा लूटा गया धन, खम्बात, मुस्लिम, ठीक है। चरी जानवरों द्वारा चरा गया, घड़ी घर पर, ठीक है। इस तरीके से आप देख लें, ठीक है। अब चलिए अब देखते हैं हम लोग कि इसके विभाग, अलाउद्दीन खिलजी का विभाग, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का क्या करेंगे, विभाग को देखेंगे, ठीक है। इसके विभाग, दीवान यहाँ लिख लेंगे, विभाग, ठीक है। विभाग में पहला दीवाने आरिज यानी कि सैन्य विभाग था। ये क्या था, दीवाने, ठीक है, दीवाने आरिज, ये क्या था, सैन्य विभाग, ठीक है। दूसरा दीवाने, आराम से देखिए, मैं एक एक चीज इसीलिए जानबूझ के लिखवाते चल रहा हूं। इंसा, ठीक है। यह क्या था, शाही आदेशों का पालन कराना। शाही आदेशों का क्या करना, शाही आदेशों का
पालन करना। ठीक है। तीसरा, दीवान विशारद, दीवाने विशारद, विशारद या वजारत, ठीक है, वजारत। यह क्या होता था, इसको वजीर यानी कि पीएम, वजीर यानी कि यह क्या था, पीएम। ठीक है। यह बहुत ही मतलब कि देखिए, यह प्रधानमंत्री का पद था। यह क्या था, दीवाने विशारद या वजारत, इसको हम लोग क्या कहते थे, प्रधानमंत्री का यह पद था। ठीक है। इसी वजीर को ही निर्णय लेने का कोई भी अधिकार होता था इस समय में। ठीक है। इसके बाद आइए, दीवाने सातल, 4 नंबर में सातल, यह क्या था, विदेशी मामला। ठीक है। क्या करता था, विदेशी विभाग और धार्मिक मामला, विदेशी विभाग प्लस धार्मिक विभाग। ठीक है। इसके बाद आइए, अगला है आपका रियासत, दीवाने रियासत। ठीक है। दीवाने सतार या दीवाने रियासत आप अपना ऐड कर लेंगे। यह क्या था, बाजार नियंत्रण। ठीक है, बाजार नियंत्रण। ठीक है, बाजार नियंत्रण करता था। ठीक है, आराम से समझ गए। अब चलिए हम लोग इसके सैन्य अभियान के बारे में देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य अभियान देखिए, सैन्य अभियान के बारे में हम लोग देख लेते हैं। कौन सा, सैन्य अभियान, सैन्य अभियान। ठीक है, सैन्य अभियान। अब आराम से चलिए समझते चलेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी जो है दक्षिण भारत को भी जीतना चाहता था और उत्तर भारत को भी जीतना चाहता था। ये तो दक्षिण भारत में जलालुद्दीन खिलजी के समय में ही अपना जाके जीत चुका था, तो इसने उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों का अभियान किया। ठीक है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों का ही अभियान किया। लेकिन इसके समय में सर्वाधिक मंगोल थे आक्रमण किए। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि किसके समय सर्वाधिक, तो ठीक है, तो यहां से आप लिख लेंगे सर्वाधिक। ठीक है, मंगोल आक्रमण। ठीक है, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके समय में हुआ, तो इसी के समय में हुआ था। ठीक है, किसके, अलाउद्दीन खिलजी के समय में, जिसके कारण माने उस समय भारत का उत्तरी जो क्षेत्र था वह असुरक्षित हो गया, क्योंकि यह मंगोल क्या था, चीन से आते थे, तो चीन के तरफ से आते थे, तो वो उत्तरी हिस्सा से आते थे, जिसके कारण क्या होता था कि उत्तरी सीमा असुरक्षित हो गई थी। ठीक है, ठीक है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के तो दिमाग में एक बैठा था कि मुझे विश्व विजेता बनना है, जिसके चलते यह समुद्र से व्यापार मतलब कि क्या करता था कि मतलब कि समुद्र से व्यापार करने के लिए इसने गुजरात पे आक्रमण कर दिया। ठीक है, क्या चीज पे, गुजरात पे आक्रमण कर दिया। 1297 में 1297 में गुजरात के कर्ण सिंह, ठीक है, गुजरात के कर्णदेव को पराजित कर दिया। ठीक है, कर्णदेव को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। तो समुद्र से व्यापार करने के लिए, यानी कि समुद्र से व्यापार को अपना फैलाने के लिए इसने 1297 में गुजरात के कर्णदेव को क्या कर दिया, कर्णदेव पर आक्रमण करके उनको पराजित कर दिया। ठीक है, इसका नेतृत्व नुसरत खान कर रहा था। ठीक है, इस गुजरात अभियान का यानी कि कर्णदेव को, ठीक है, इस युद्ध का नेतृत्व अगर यहां से कर ले, इस युद्ध का नेतृत्व
कौन कर रहा था? अलाउद्दीन खिलजी के तरफ से। तो ये आपका नुसरत खान, नुसरत खान, ठीक है, नुसरत खान का। तो ये सवाल पूछा जाता है क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी अपने शासनकाल में मात्र एक ही युद्ध अपना स्वयं लड़ा था, ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चित्तौड़गढ़ का अभियान बस यह अपने जिम्मे किया था, बाद बाकी जितना भी दक्षिण के क्षेत्र के युद्ध लड़ा है, गुजरात में नुसरत खान लड़ा है, और उत्तर के क्षेत्र में दूसरा कोई लड़ा है, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब इसी दौरान नुसरत खान ने गुजरात में, ठीक है, 1000 में एक व्यक्ति को खरीदा, एक हिजरे को खरीदा, ठीक है, जिसका मलिक गफूर नाम था। क्या नाम था? इसी अभियान के दौरान मलिक कफूर, ठीक है, मलिक कफूर लिख लीजिए, कफूर। नुसरत खान ने मलिक काफूर को गुजरात अभियान के द्वारा कितना? 1000 दिनार, 1000 दिनार में खरीद के इसको कहाँ भेज दिया? दिल्ली, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के पास इसने भेज दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि यह एक हिजरा है, तो यह क्या करेगा? रानी के सेवा में रहेगा और रानियों की रक्षा करेगा, इससे अच्छा व्यक्ति मिल नहीं सकता है, ठीक है। तो इसने क्या किया कि इस मलिक कफूर को रानियों के संरक्षण में रख दिया। लेकिन एक दिन यह क्या होता कि तलवार भांज रहा था, जिसको देख के अलाउद्दीन खिलजी ने इसे अपना सेनापति क्या किया? बना दिया, ठीक है, अपना सेनापति बना दिया, ठीक है। अब कभी कभी पूछता है कि 1000 दिनारी किसको कहते हैं? तो मलिक गफूर को ही 1000 दिनारी कहते हैं, क्योंकि 1000 दिनार में इसको क्या किया गया था? खरीदा गया था, ठीक है। आराम से चलो, समझते चले। अब जब देखिए, अब तो इस युद्ध में नुसरत खान ने तो गुजरात को जीत लिया, ठीक है। तो आप मैप में देखेंगे तो दिल्ली के बाद राजस्थान और राजस्थान के बाद गुजरात आता है। तो क्या कर रहे थे कि गुजरात के मार्ग में राजस्थान के जो शासक थे वो बाधा बन गए थे, मतलब कि आने जाने पे उनको क्या कर रहे थे? रोक रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी मतलब कि व्यापार करने के लिए समुद्र का तो इलाका जीत लिया, लेकिन वो जाना पड़ता था राजस्थान से, तो वहाँ पे क्या करते थे? उनको प्रॉब्लम करते थे, ठीक है। जिसके चलते 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभोर को जीत लिया, ठीक है। किसमें? 1301 में, ठीक है, 1301 में रणथंभोर, क्या किया? रणथंभोर को जीत लिया, ठीक है। उसके बाद 1303 में अलाउद्दीन ने चित्तौड़, 1303 में चित्तौड़, ठीक है, क्या किया? चित्तौड़ को भी जीत लिया, ठीक है, चित्तौड़ को भी जीत लिया। तो ये देखिए, याद रखिएगा कि पूछता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में किस मतलब कि कौन सा अभियान किया था? तो चित्तौड़ का अभियान किया था। बाकी गुजरात के लिए नुसरत खान लड़के गया था, ठीक है। इसके बाद क्या था कि ऐसा कहा जाता है कि चित्तौड़ अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती के लिए किया था। किसके लिए किया था? रानी पद्मावती के लिए किया था। यहाँ के राजा, जो यहाँ के राजा थे वह रतन सिंह थे, उनको पराजित कर दिया। किंतु यहाँ की जो चित्तौड़ की जो महिला थी, सारे ने क्या कर लिया? अब मतलब कि जोहर प्रथा को अपना लिया। उस समय जोहर प्रथा चलती थी, जो कि मतलब कि जो विदेशी आक्रमणकारी होते थे उनसे बचने के लिए वहाँ की महिलाएं जलती हुई कुंड में कूद के अपनी जान दे देती थी, ठीक है। तो वो एक प्रथा था। एक सेकंड, ठीक है। तो जो भी शासनकाल होता था, जिसके शासनकाल में मतलब कि वो क्या कहते हैं, जोहर प्रथा चली है, ठीक है, वो उस समय क्या करते थे? बाहरी मतलब कि देखिए, अब कहने का मतलब कि आज भी क्या है, संस्कार एक ऐसा चीज़ है जो कि मतलब कि परिवार से या समाज से मिलता है, ठीक है। लेकिन आज के समय में बहुत ही मतलब कि बुरा स्थिति चल रहा है, ठीक है। कोई अपने
छोड़िए सब चीज़ पे नहीं जाइए, आराम से आइए। तो ये क्या था कि जौहर प्रथा यहाँ की महिलाएं क्या कर रही कि अपना ली विदेशी आक्रमणकारियों, क्योंकि उस समय बहुत ही महिलाओं के साथ अत्याचार होता था, जो भी आक्रमण करते थे। लेकिन यहाँ पे देखिए चित्तौड़गढ़ के जो राजा थे रतन सिंह, उनको छल से मारा गया है, लेकिन वो हकीकत में अगर उनसे कोई लड़ता तो जीत नहीं पाता, उनको छल से वहाँ मारा गया, तो मार दिया गया छल से ही, ठीक है। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी हार रहा था, ठीक है, चित्तौड़ के राजा से हार रहा था, तो मलिक गफूर ने ही मतलब कि धोखे से मार दिया था, ठीक है, जिसके चलते चित्तौड़ की हार हो गई और वहाँ के महिला ने जौहर प्रथा कर लिया, यानी कि जलते हुए कुंड में अपने आप को जला लिया, ठीक है। क्योंकि वो जानती थी, देखिए उस समय होता क्या था, मैं आपको बताता हूँ कि जो भी जीतते थे वो वहाँ के महिलाओं के साथ बहुत ही अत्याचार करते थे, ठीक है, इसलिए वो अपना जौहर प्रथा को अपना ली थी, ठीक है। अब क्या था कि 1307 में 1300, देखिए यहाँ तो 1303, इसके बाद 1307 में मैंने पीछे आपको पढ़ा दिया है कि मलिक गफूर ने अब धीरे धीरे कहा दक्षिण के तरफ मूवमेंट कर दिया था। तो 1307 में दिवाली देवगिरी, ठीक है, क्या किया, देवगिरी के शासक रामचंद्र पर इसने अटैक कर दिया, रामचंद्र देव पर इसने क्या किया, अटैक कर दिया। लेकिन अटैक तो कर दिया और रामचंद्र को हरा भी दिया, लेकिन रामचंद्र ने मलिक गफूर से डट के मतलब कि युद्ध किया था। वो क्या था कि मतलब कि अधीनता स्वीकार नहीं किया था, डट के लड़ा, पराजित हो गया, वो अलग की बात है, ठीक है। इसके बाद 1309 में, ठीक है, 1309 में ये भी कहानी मैंने आपको बता दिया था कि 1309 में वरांगल के शासक प्रताप रुद्र देव, वरांगल के शासक प्रताप रुद्र देव, ठीक है, देव ने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। वरांगल के शासक प्रताप रुद्र देव जो थे, मलिक गफूर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ये कहानी मैंने आपको बताया था। क्यों? क्योंकि देखिए वो अपनी प्रतिमा, सोने की प्रतिमा को जंजीर से लपेट के मलिक गफूर को भेंट कर दिए थे, प्लस में कोहिनूर हीरा भी मलिक गफूर को भेंट में कर दिया था कि मैं आपकी अधीनता क्या कर रही हूँ, स्वीकार कर रही हूँ, ठीक है। इसके बाद 1310 में मलिक गफूर ने द्वार समुद्र पे आक्रमण कर दिया। द्वार समुद्र के राजा को तो हरा दिया, लेकिन द्वार समुद्र को जीत नहीं पाया। तो ये पूछा जाता है ऐसा सवाल मतलब कि पूछा जाता है कि मलिक गफूर का दक्षिण के अभियान में किसको वो हरा नहीं पाया था। तो द्वार समुद्र को वो हरा नहीं पाया था, द्वार समुद्र को नहीं जीत पाया था, ठीक है। क्या किया था? नहीं जीत पाया था। इसके बाद मदुरई जीत लिया। कब? 1311 में इसने किसको जीत लिया? तो मदुरई को जीत लिया, ठीक है। मदुरई को क्या कर लिया? जीत लिया, ठीक है। एक सेकंड, मदुरई को जीत लिया अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही, ठीक है, एक औलिया नाम का निजामुद्दीन औलिया से भूमि, ठीक है, भूमि। चलिए, तो ये कहानी अब आगे हम लोग पढ़ लेंगे, थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, ठीक है। तो जो भी भाई बंधु हमारे वीडियो के साथ जुड़े हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद।